दुकान तो खोल ले यार। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। किसी बीमारी के इलाज के लिए जो भी इस बीमारी का रीजन है उसके, तो इंसान के जिस्म के अंदर ना एंटीबॉडीज बनती हैं। यानी वो जो बीमारी होती है तो उसको काउंटर करने के लिए इंसान के जिस्म के अंदर ही कुछ बनना शुरू हो जाता है जो उस बीमारी के जो रीजन है, वायरस है, जो भी है, उससे लड़ता है। और अगर कोई इंसान एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा खाता हो तो उससे हैं तो क्या हो जाता है, ओवरडोज हो जाती है। तो फिर क्या होता है, तो फिर उससे फायदा हुआ नुकसान हुआ। एंटीबायोटिक्स खाने की बात कर, एंटीबायोटिक्स दवाइयां, क्या नुकसान हुआ? एक डॉक्टर है यार, ये वो लोग हैं जो जिनका मेडिकल में मेरिट नहीं आया तो वो यहाँ आ गए। नुकसान, क्या नुकसान है? आवाज आ रही होती है, हाँ ठीक है। और है ये जो दवाइयां होती है ना, ये जल्दी रिजल्ट देने के लिए बनी है, क्योंकि वो दवाई मार्केट में हिट ही नहीं होगी। होम्योपैथिक इसलिए हिट नहीं होता कि उसका रिजल्ट नहीं जल्दी आता। तो जो होता है ना, इंसान के अपने अंदर जो इम्यूनिटी बनती है तो वो स्ट्रांग नहीं रहती। अगर एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर दे तो उसके अंदर की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। अच्छा, अंदर की इम्यूनिटी खत्म हो गई, अब हर छोटी छोटी बीमारी भी बड़ी बन रही होगी, क्योंकि अंदर से उस बीमारी का मुकाबला करने को कुछ रह नहीं जाएगा। अच्छा, इसी तरह से किसी पे हमला करना हो, किसी शख्स पे, और उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, तो डायरेक्ट हमला करने से पहले आहिस्ता आहिस्ता उसकी सिक्योरिटी पे हमला किया जाए, और उससे क्या होगा कि सिक्योरिटी हो जाएगी कमजोर, और फिर उस टारगेट पे हमला ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये जो इंसान के अंदर की सिक्योरिटी है ना, ये हया होती है। हया होती है, हया वो अंदर की एक फोर्स है जो इंसान को अपनी बुराइयों के एक्सपोज होने से रोकती है। अच्छा, अब बुराइयां, खामियां दूसरों के सामने एक्सपोज होने से दो बातें रोक सकती हैं, या तो वो छुपा के की जाए या फिर की ही ना जाए। तो कुछ तो छुपाई जा सकती हैं, तो फिर जो छुपाई जा रही होती है फिर इंसान वो बुराइयां कर लेता है, और जो छुपाई ना जा सकती हो फिर वो नहीं करता। ये तब होगा जब उसको शर्म महसूस हो रही होगी, हया, शर्म, हया। तो शैतान का ना गुनाहों की तरफ उकसाने के लिए एक बड़ा टूल ये होता है कि वो इंसान की हया को खत्म करवाता है। यानी हया उसकी वो इम्यूनिटी है जिसको शैतान खत्म करवाता है। वो कैसे करवाता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे लड़कों की बात कर रहा हूं, लड़कियों में पता नहीं क्या गाली गलौज चलती है कि नहीं चलती है, लड़कों की बात कर रहा हूं। अब जब दोस्तों के अंदर वही हमारी जो नेशनल गालियां हैं, अगर वो बहुत ज्यादा बोली जा रही हैं तो फिर उससे इम्यूनिटी बननी शुरू हो जाएगी।
लेकिन अगर किसी ने अपने दोस्तों के साथ कोई भी ऐसी नहीं एक आदत रखी कि गाली देना या घर वालों तक जिक्र करना या तेरे अब्बा और मेरा अब्बा और इस तरह की बातें करना, तो फिर उसको थोड़ी सी भी बात जो है ना वो फौरन बुरी लगेगी। जैसे मैंने वैसे कभी अपने दोस्तों में गालियां वालियां नहीं दी, कभी नहीं गालियां देता। और इवन के यहाँ तक एक दोस्त मजाक कर रहा था एक दफा, ये सी एक आप ही के लेवल पे जब था तब, कि तेरे अब्बे ने ऐसा कहा। मैंने दोस्त है हम लिखट, मैंने कहा ये आइंदा ये नहीं होना चाहिए। मतलब तेरे अब्बे क्या होता है, तब मेरे अब्बू हैं, वो मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। दोस्तों ने कभी मेरे दोस्तों की गैदरिंग के अंदर मेरी तरफ से या मेरी टूवर्ड, कुछ तो खैर ऐसे पक्के होते हैं जिनकी गालियां जो हैं उनकी जिंदगी का हिस्सा होती हैं, अदरवाइज एक लिमिट डिफाइन कर ली। अब जब लिमिट्स डिफाइन कर ली तो उससे क्या फायदा हुआ कि अब कोई थोड़ी सी भी सख्त बात करेगा तो वो फौरन रिएक्शन आएगा। तो शैतान क्या करता है कि वो आस्ता आस्ता से ना हया खत्म कराता है। इसकी और मिसाल देता हूं, आप अभी 18-20 साल आपकी उम्रें, आज के ड्रामाज और मूवीज और कुछ आप जब से होश संभाला है देखते ही आ रहे हैं घरों के अंदर, तो वो जो आज से 12-15 साल पुराने ड्रामाज मूवीज थे, टॉपिक्स वही सेम या ज्यादा बोल्ड होते जा रहे हैं, बोल्ड होते जा रहे हैं, स्पेशली ड्रामाज, स्पेशली। और जो बोल्डनेस की लिमिट थी वो बढ़ती जा रही है। फिर उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता जो ड्रेसेस हैं उनमें चेंजेस आ रही हैं। उससे हो क्या रहा है? उससे हो ये रहा है कि ऐसी बोल्ड स्टोरी जो दोस्त या भाई भी अगर इकट्ठे बैठ के ड्रामा देख रहे हो तो वो भी एक दूसरे के साथ जरा थोड़ा सा कतराएंगे। मियां बीवी भी इकट्ठे वो ड्रामा देख रहे होंगे तो उनको घबराहट होगी। वो ड्रामा आज बहन भाई देख के डिस्कस भी कर रहे हैं। वो सीजन्स, क्योंकि सीजन्स का दौर चल रहा है तो फिर जवानों के लिए ये एक ट्रेंड बन गया जी, सीजन तूने फलाने सीजन देखे हैं, वो एक क्लास सिंबल बन गया कि फलाना जो सीजन देखता है इसका मतलब एक क्लास है। अब वो बहन भाई सीजन्स डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये वो चीजें होंगी जिनके अंदर ऐसी ऐसी खराब चीजें भी मौजूद थी सीन्स के हवाले से, और ऐसे ऐसे बोल्ड टॉपिक्स भी मौजूद थे, और बहन भाई का आपस में वो डिस्कस करना, उससे बैक ऑफ द माइंड क्या हुआ कि उन्होंने अपना एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा लिया। उनके नजदीक ये कोई बड़ी बात नहीं रह गई। इसी तरह से एक और चीज जो आप लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं है कि कितनी तेजी से इस पे काम हो रहा है, या शायद अंदाजा है भी तो उसको मजाक में टाल दिया जाता है। कुछ अरसे से मूवीज के अंदर एक बाकायदा करेक्टर डाल दिया जाता है जो होमोसेक्सुअल होता है। ये बाकायदा करेक्टर डल गया जो शायद हीरो का दोस्त होगा। फिर इस तरह के जोक्स डलने शुरू हो गए। अब उससे क्या हुआ, वो इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो गया, इतना नॉर्मलाइज हो गया कि अब वो हर एक के मजाक में शामिल हो गया, और इस तरफ जज्बात बनने शुरू हो गए कि जी उस बेचारे के भी तो जज्बात हैं, वो भी तो बेचारा, उसको जिंदा रहने कहा के। तो इस तरह से ना शैतान की तरफ से बहुत स्लो पॉइजनिंग हो रही होती है, और वो सब टारगेट करता है हया को। चले खैर, वो तो बेस बनानी थी इस बात की। बुखारी 6120, सैयदना अबू मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अगले पैगंबरों का जो कलाम लोगों को मिला उसमें यह भी है कि जब तुम में हया ना रहे तो फिर जो जी चाहे करो। जब तुम में हया ना रहे तो फिर जो जी चाहे करो। अब इससे मेरे लिए, आपके लिए मैसेज क्या निकालने जिसके लिए बात की थी, कि हम सब लोग ना अपने इर्द गिर्द की अपनी एक्टिविटीज, अपनी आदात, अपने अल्फाज, अपनी वो गैदरिंग्स जिनमें बैठने से, जिनको इख्तियार करने से हमारे, अच्छा आप सब बालिग बच्चे हैं, आपको इस बात का बखूबी पता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो हया के खिलाफ है। तो हमारी वो गैदरिंग्स, हमारी वो डिस्कशंस, हमारी वो एक्टिविटीज जो हमारे इस हया वाली शील्ड को, जैसे दुनिया के गिर्द वो ओजोन लेयर है ना, तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ये ओजोन लेयर तबाह हो रही है पोल्यूशन से, तो वो एक्टिविटीज जो हमारी उस हया की लेयर को अफेक्ट कर रही हैं, तो हमें उसमें मोहतात होकर उनसे पीछे हटना है। क्योंकि जब तुम में हया ना रहे तो फिर जो जी चाहे करो। इसकी एक दूसरी साइड क्या है कि जब हया नहीं रहेगी ना तो फिर शैतान जो मर्जी करवाएगा, और इंसान उसको आजादी राय या मेरी मर्जी, मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, उसकी बेस के ऊपर वो जो मर्जी करवाएगा ना, तुम्हें बुरा ही नहीं लगेगा। कल मैंने एक सवाल आपको पेज दिया था, और किसी ने देखा तो फिर बात करते हैं, अगर नहीं देखा तो बस बात खत्म है। बांटा तो था यार, कल पेज खत्म हो गया था। चले ग्रुप में भी तो शेयर किया था, कर लें भाई, कल कर लें, कल कर लें, अगली दफा कर लेते, अगली टाइम में कर लेते, कल कर लें भाई, कल जिन्होंने करना है कल कर लें। और वो मैंने फॉरेन करेंसी और IFRS 9 मिक्स करके एक सवाल बनाया था। वैसे तो है क्या गलत है? नहीं तो वो डिस्कस की वीडियो लगा तो देता है वो तो। हाँ हाँ, वो प्लेलिस्ट में आती है ना, वो ताहिर ही करता है, लेकिन उसके सुनने के बाद अगर आपने कुछ पूछना जरूर पूछें।
चलें भाई, कल कर लें जी, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, कल कर लें, लेकिन कर लें फिर ये इसके पुनः हो जाए। कल मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था वो, अच्छा मुझे ना वो बताएं दोबारा, वैल्यूज सोल्यूशन की वैल्यूज बता दें। आपने लिखी हुई है वैसी, मैं कह रहा हूं मुझे बता दें दोबारा। है 170,000, 51,000। उस वक्त एक्विजिशन पे इक्विटी क्या थी? कैपिटल था 36 था, प्रीमियम 4,000 था, अदर रिजर्व्स 6,000 थे, रिटेन्ड अर्निंग्स 14,000 था, टोटल 60 था, और इसका 75 45 और 6,000। वो जो कल पेज बांटे थे वो बच्चे कह रहे हैं खत्म हो गए, मैं मिले ही नहीं। कितने लोगों को नहीं मिला था कल वाला पेज? अच्छा, किसी को इतना याद हो कि उसके पास बच गए थे और उसने कहीं साइड पे रख दिए थे, या खत्म हो गए थे? खत्म हो गए थे। दोबारा बताइए कितने लोग हैं जिनको नहीं मिला? मेरा ख्याल है 10-15 होंगे, 15 करा ले। और एक काम बेटा और करना, वो उसको कहना बैटरी दे दे, वो होगा बाहर, रेहान। मिड टर्म का मैंने बता दिया था सिलेबस? नहीं यार, मैंने क्या कहा था? हाँ, जितना पढ़ा होगा, यानी हमने IFRS 16, IFRS 9, IAS 38, IAS 21 और कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट इंशाल्लाह जितनी भी हो गई, बैलेंस शीट तो इंशाल्लाह पूरी कर लूंगा, इनकम स्टेटमेंट भी प्रोबेबली कर लूंगा। ये है ज्यादा कहाँ है, अभी तो ये आधा पहुंचे हम। और मिड टर्म के फजाइल सुनाए थे कि नहीं सुनाए थे? नहीं सर। देखें, मिड टर्म अगर आप उसको छुट्टियों में गुजार देंगे ना, तो आपको उस वक्त तो एक सुस्ती मिल जाएगी कि चलो ठीक है 6 दिन 7 दिन की छुट्टी मिल गई है, और आपको लगेगा कि इन 7 दिन में मैं पुराने लेक्चर पुराने नोट्स कवर कर लूंगा। आपसे कुछ भी नहीं कवर किया जाएगा, आप रिलैक्स कर जाएंगे। अच्छा चलो अभी तो छुट्टी मिली है, चलो कल सही परसों सही, करते करते 7 दिन ऐसे गुजरेंगे कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। मिड टर्म कुदरती ना इंसान के अंदर एक फियर ऑफ फेलियर होता है, चाहे मैं क्लास में वैसे भी कोई सवाल दे दूं ना, सॉल्व कर दें, आपके अंदर वो एक्टिवेट हो जाएगा फियर कि मैंने इसको गलत नहीं करना। तो मिड टर्म जब होगा ना और आप उसको तैयार करके पेपर देंगे, तो आपकी जितनी उस वक्त तैयारी हो जाएगी, तो एक दो और दे देना यार, रखी होती है, उस वक्त आपकी जितनी तैयारी हो जाएगी वो बगैर मिड टर्म के फियर के नहीं होगी। तो इसलिए मिड टर्म को जाया नहीं करना, क्योंकि देखें 3 घंटे का टेम्परामेंट एक अलग मसला है, सवाल सॉल्व करने से ज्यादा बड़ा मसला ये होता है कि 3 घंटे तक प्रेशर को सस्टेन भी करना होता है। तो 100 नंबर का पेपर 3 घंटे हमारे तरफ से, पैक की तरफ से, मिड टर्म, मॉक, फिर जाके आईकीप की अटेम्प्ट है, 100 नंबर 3 घंटे। अब आपकी मर्जी है कि आप मिड टर्म और मॉक और फिर ऑटम 23 पे जाएं, या ऑटम 23, स्प्रिंग 24 और ऑटम 24, वो आप देख लें कि क्या करना है। तो इसलिए मिड टर्म कर लेंगे तो फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता, और पढ़ाई करने का ना मौका मिल जाता है, अदरवाइज नहीं पढ़ा जा रहा होता। तो मिड टर्म देना है यार, कोशिश करके जो भी आप रिवीजन कर सकें देना है, क्योंकि देखें मैं अगर उसको फाइन रख लूंगा तो वो तो आपके अब्बा जी को पढ़ना है, आपको तो मसला ही कोई नहीं होना, बल्कि आपने अपना प्रॉफिट रख के उसमें अब्बू से पैसे और लेने हैं, तो फाइन का तो कोई फायदा नहीं। अगर ये कहें कि जी क्लास में एंट्री नहीं है, तो वैसे कौन सा रोज आते हैं सारे, तो इसलिए मेरे पास तो कोई जबरदस्ती नहीं है जी। नहीं, प्राइस तो उसी को ही फायदा होगा जो मैं प्राइस ना भी रखता उसने वैसे ही पढ़ लेना था। है थोड़ा सा कितना है? जो टेस्ट देगा ये 100 रुपए कौन देगा? मैं दूंगा। ना पढ़े आप लोग फेल हो जाए, ना पढ़े अगली दफा दोबारा पढ़ने आए, फीस दोबारा दें, फिर ना पढ़े, फिर फेल हो जाए, फिर दोबारा आए, ताकि आपका आना जाना लगा रहे। क्या जी?
नहीं, कॉस्ट का मैं बनाऊंगा, बाकी टीचर्स। हाँ, अगर कोई ऐसा हुआ जो मेरे सिलेबस से बाकी टीचर का मैच ना हो रहा, वो फिर मैं खुद डालना पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट का बनाऊंगा मैं। पेरेंट के अंदर रिजर्व्स कितने थे? 20,000। और इसमें फिर हमने ऐड किए थे एस के अदर रिजर्व्स, लेकिन वो अभी तो थे कितने? 13। लेकिन इन सब पे हमारा हक नहीं था, तो इसमें से प्री माइनस किए थे 6,000। तो जो बाकी 7 है इसका 75% हमारा 5250 और 25250। रिटेन्ड अर्निंग्स, तो पेरेंट की जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 46,000, फिर इसमें एस की रिटेन अर्निंग शामिल कर लें जो कि आज हैं 27, इसमें से प्री निकाल दें ताकि पोस्ट आ जाए 14,000, तो बाकी रह गया 13,000, इसका 75% 9750 55750। अच्छा, फिर उसके बाद ये किया था कि ग्रुप बैलेंस शीट बनाते हुए मैंने कहा था कि हम चूंकि एस के सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज पूरी कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन इक्विटी पोर्शन के अंदर परसेंटेज ले रहे हैं, तो इसलिए बैलेंस शीट टैली नहीं कर रही। तो बैलेंस शीट टैली करने के लिए इक्विटी में एक लाइन आइटम डाली थी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और सिर्फ कॉन्सेप्चुअली मैंने कल बताया यह था कि अभी बैलेंस शीट में एस की इक्विटी कितनी थी? 36, प्रीमियम 4,000 और अदर रिजर्व्स नहीं भाई 13,000 और रिटेन्ड अर्निंग 20। ये कितना बना? 80। और एनसीआई का इसमें हक था 25, तो 20। ये मैंने कल एनसीआई की एक लाइन लिखी थी और कॉन्सेप्चुअली इसको ये बताया था कि एस के कुछ ओनर्स आज भी मौजूद हैं, तो वो जब हैं तो उनको इक्विटी में हिस्सा मिलना चाहिए। तो चूंकि बैलेंस शीट अभी ईयर एंड पे बन रही है, तो ईयर एंड की एस की इक्विटी में ये लोग 25% के मालिक थे। ये 20,000 लिखा था, और अगर आपने लिख लिया था तो अब बैलेंस शीट टोटल करेंगे तो टैली कर जाएंगे। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट और इस 20,000 की फिगर में कोई एतराज, इख्तलाफ, तकलीफ, परेशानी, को बुरा लगाओ किसी को? लेकिन आपने पेपर में इसको ऐसे नहीं करना है जी, वो तो बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनर ने आपकी वो फिगर देख के नंबर नहीं दे देने, उसकी वर्किंग देखनी है। तो इसलिए आपने एग्जाम में ऐसे नहीं करना। कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना। एग्जाम में आपने क्या करना है, इसके लिए एक बनेगी अलग वर्किंग, और वो अलग वर्किंग ये होगी कि जहां जहां 75-75 लगाया था, 75 क्यों लगाया था? क्योंकि अपना 75 था, तो बाकी 25 किसका था? तो बस जहां जहां 75 लगाया था वहां वहां 25 लगा के जमा कर लें। एक लगाया था इधर एक्विजिशन के टाइम पे जो 60 था उस पे 75 लगाया था, 25 लगा लेते हैं 15,000। फिर इस पे 75 लगाया था, ये जो पोस्ट एक्विजिशन अदर रिजर्व्स थे 7,000, इस पे अब 25 लगा लेते हैं 1750। और फिर ये जो पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स थी 13,000, इस पे 75 लगाया था, इस पे 25 लगा लेते हैं 3250, और इसको टोटल करें 20,000। अच्छा, जिनको सोचने का शौक है वो इस पे गौर करें और बताएं कि यही क्यों आ गया। पहले गौर कर लें, फिर देखें कि ये 20 क्यों बन गया, यानी ये मैंने क्या तरीका किया कि वही आंसर आ गया। ठीक है, ईयर एंड की फिगर वाले से टैली क्यों कर गया वो? ये तो सिर्फ पोस्ट वाला पोर्शन है। अच्छा, पीछे से ना सोचा जा रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं तो बस कह रहा हूं, जो जिसको अच्छा लगता है इस तरह से गहरी गहरी चीजें सोचना, उसको कह रहा हूं बस। आप क्या कह रहे थे?
हाँ, अच्छा, वो कब की फिगर है जिनका टोटल क्या है? ईयर एंड की। ये ईयर एंड की फिगर्स तो नहीं है 7,000 13,000, ये क्या है? ये तो पोस्ट फिगर्स हैं, ईयर एंड वाली फिगर्स तो नहीं है। फिर कैसे कर गया टैली? हाँ, पोस्ट आ गए ना, ये पोस्ट की फिगर थे। नहीं, ये तो ईयर एंड पे जो टोटल एस की बुक्स में आ रहा है वो है। अच्छा, यानी जो एस की बैलेंस शीट में आ रहा है वो सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन चीजें आ रही हैं। सोचते हैं, अच्छा चलिए बताता हूं। एक्विजिशन डेट पे एस की इक्विटी कितनी थी? 60,000। एक्विजिशन डेट पे एस की इक्विटी 60,000 थी। आज हम खड़े हैं 31 दिसंबर 22। अब भी ये 60,000 क्यों नहीं है? 80,000 क्यों है? क्यों चेंजेस आ गई? कैपिटल और प्रीमियम में चेंजेस आ गई? नहीं, आपके लेवल पे तो नहीं आएंगी। फिर इन दोनों में चेंजेस आ गई। कहां से कंपेयर करके चेंजेस आ गई? एक्विजिशन। तो उन चेंजेस को ही तो हमने पोस्ट एक्विजिशन कहा है। यहां से यहां तक मजीद अदर रिजर्व्स आए 7, यहां से यहां तक मजीद रिटेन अर्निंग्स आई 13, तो ही तो ईयर एंड पे इक्विटी 80,000 बनी है। अच्छा, ये सबके लिए नहीं है बात, दिल छोटा ना करना, मायूस ना होना कि पता नहीं क्या बातें हो रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे जीने का हक नहीं है। ये मैं ऐसी बस गहरी सोचने की बात बता रहा हूं, ना समझ आए तो बेकार बात है। ये 80,000 इक्विटी कब है? ईयर एंड, जिसको मैंने कल कॉन्सेप्चुअली 25% लेके बताया था। अब मैं इसको एक और तरीके से पहुंचा रहा हूं कि एक्विजिशन पे इतनी इक्विटी थी, उसके बाद ये 80 तक क्यों पहुंची? क्योंकि मजीद अदर रिजर्व्स, मजीद रिटेन अर्निंग कमा ली। तो कल मैंने कॉन्सेप्चुअली इसका 25% लगाया था, और अब मैंने क्या किया, इसका 25% लगाया, और इसका 25 और इसका 25 लेके उसमें ऐड कर दिया, तो एंड वो वही 80 के 25 पे पहुंच गया। ठीक है, लेकिन आपने एग्जाम में ये इस ईयर एंड वाली फिगर से नहीं एनसीआई निकालना, आपने इन 3 लाइनों से ही निकालना है। और ये 3 लाइनें अगर नहीं भी समझ आ रही तो कैसे बन रही हैं, क्या याद रख लें इसके लिए? ये और ये 3 ही चीजें होती हैं बस। इस पे 75 लगाया था, 25 लगा लें, इस पे 75 लगाया था, 25 लगा लें, इस पे 75 लगाया था, 25 लगा लें। तो ये है एनसीआई की वो वर्किंग। इनफैक्ट ये वो 4 वर्किंग्स हैं। ये तो इतनी ज्यादा एग्जाम में कैफ लेवल पे नहीं है। कैफ लेवल पे मेनली ये और ये, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसमें लाइनें और बढ़ती जाएंगी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक प्रोसीजर सिखा रहा हूं, अभी मैं एडजस्टमेंट्स बताऊंगा तो इसमें लाइनें और बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको ऑफिशियली 4 वर्किंग्स बताई हैं। अब से ऑनवर्ड जितने सवाल प्रैक्टिस करें ना, आप लिख लिख के इस तरह ही करना। ये एनसीआई वाली वर्किंग समझ नहीं आई तो बताएं। एनसीआई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो छोटे मोटे शेयर होल्डर्स हैं जो शेयर होल्डर्स तो हैं लेकिन इनकी मर्जी नहीं चल रही, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि कंट्रोल पेरेंट का है। अच्छा, ये इंटरेस्ट वो लोन वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट बस वैसे ही इनका इंटरेस्ट, मतलब इनका हक है बिजनेस में, इनका ओनरशिप इंटरेस्ट है, लेकिन वो कंट्रोलिंग पोजीशन में नहीं है, हैं? अगर हम एस के सारे एसेट, सारी लायबिलिटीज मिला के अपने साथ दिखा रहे हैं तो ये उन बेचारों के साथ जुड़ी हुई चीजें थी, तो उनको भी साथ लाना पड़ेगा। अपनी बैलेंस शीट में हम एस के सारे एसेट्स ला रहे हैं ना, सारी लायबिलिटीज ला रहे हैं, तो उस एसेट्स और लायबिलिटीज को ही तो नेट एसेट्स कहते हैं। नेट एसेट्स इक्विटी होती है, तो फिर हमें इक्विटी भी साथ लानी पड़ेगी। तो वो 25% लोग जुड़े हुए जो है ना, वो जहेज में ही साथ आ गए। तभी तो हम उनको कह रहे हैं कि ये ग्रुप नहीं है, ये नॉन कंट्रोलिंग लोग हैं, लेकिन है इक्विटी का हिस्सा। ये वर्किंग। अच्छा, अब एक सवाल कर दें, और लेकिन सुस्ती ना करना, क्योंकि 2 सवाल और 2 कॉन्सेप्ट बताने आपको, इसलिए करना तेज तेज। कल जो सिंपल क्वेश्चन किया था पहला, पेज 13 पे, पेज 13 पे ये सिंपल क्वेश्चन 1 किया था।
तो अब आप कर दीजिए क्वेश्चन 2 कर दें जल्दी से, क्वेश्चन 2 कर दें जल्दी जल्दी, पेज 13 पे सिंपल क्वेश्चन 2। सर वो पोर्टल नहीं चल रहा है, मैंने उस पर कागज अपलोड करना है, पोर्टल नहीं चल रहा ना, नहीं चल रहा, हमने कागज अपलोड करना है वो नहीं हो रहा। पोर्टल नहीं चल रहा है, इसका मसला है, ये ऐसे नहीं आता है मेरे पास, कुछ और ही होना शुरू हो गया मेरे नाम। या तो फिर आपके पास एक्सेस है इसकी? नहीं, ये वाला करना, ये तो नहीं है आपके पास है इसकी एक्सेस की? नहीं मुझे, मैंने वो IS-21 वाला सवाल शेयर किया था, वो उसमें IS-21 वाले सेक्शन में रख दो, मुझे बता दो रख के। हाँ ये जो मैंने दिया है ये उसमें रख दो, IS-21 वाले सेक्शन में रख दो।
उसामा, उसामा बहुत करना। इतनी देर में हो जाना चाहिए था। ज्यादा देर लग गई। अच्छा, कंसोलिडेशन में ना मैंने तो आपको समझाना है, सवाल भी बोर्ड पे कर दें, लेकिन सवाल सॉल्व करना ना आप खुद करें, ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए सवाल करने हैं, सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना। मेन फिगर्स के आंसर दिए हुए नीचे। गुडविल टैली ना की हो किसी की है? ठीक है। रिटेन अर्निंग्स, एनसीआई, सबसे सब हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, गुडविल भी नहीं हुई। इन्वेस्टमेंट 34,000 दी हुई, ठीक है। और उसके बाद एस का कैपिटल 25 है, प्रीमियम 2000 है, अदर रिजर्व्स उस वक्त 1000 थे, रिटेन्ड अर्निंग्स उस वक्त 5000 थी। हाँ भी डन, चलें डन, ठीक है। इधर आगे देखें, ये मैंने क्या कहा था उसको, एग्जाम्पल 6 कहा था, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 7 करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट बता लूं आपको। एग्जाम्पल 7 कराता हूं, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ये जो, बस ठीक है छोड़ दें, हो गया। ये जो भी सामने सॉल्व किया हुआ है, कल वाला सवाल मैंने वही बस दोबारा लिखा है। पेरेंट ने 75% शेयर्स खरीदे थे और उसके लिए दिए थे 51,000। अगर पेरेंट ने सारे शेयर्स खरीदे होते तो भी 51 ही दिया होता, या ज्यादा दिए होते? ज्यादा दिए होते। नहीं, 51 से तो ज्यादा दिए होते ना, 51 से ज्यादा दिए होते। चले फर्ज कर लेते हैं कि उसने 100% शेयर्स खरीदे, तो इसने फिर दिए होते 51 से ज्यादा। इसने दिए होते 68,000। ये मैंने कैसे बनाया इररेलेवेंट, बस मैंने एक फिगर लिख दी है 68,000। अभी फिलहाल आपके लिए इतना काफी है जानना कि 51 से ज्यादा ही होते, तो मैंने उसको 68 कर दिया। अब अगर गुडविल निकालते तो अभी भी मैं 60,000 का 75% माइनस करता, नहीं फिर ये 60 पूरा होता, तो गुडविल आ जाती 8,000, फिर ये होता। इस एग्जाम्पल 6 से पहले जितने सवाल मैंने कराए थे उनमें परसेंटेज में हर सवाल में 100% ले रहा था। इस सवाल में मैंने 75% कर लिया, तो जो एस के एसेट्स थे उनको अब भी पूरा ही कंसोलिडेट किया या 75% किया? दोबारा, एसेट्स एस के जो हम पी और एस साथ मिला रहे हैं
तो जब 100% शेयर्स खरीदे थे तब सारे एसेट कंसोलिडेट करने हैं, या 75 में भी सारे एसेट्स कंसोलिडेट ही किए हैं? 75 में क्यों पूरे किए हैं? क्योंकि एसेट्स पे कंट्रोल पूरा है, तो इसलिए चाहे शेयर होल्डिंग 100 हो चाहे 100 से कम हो, एसेट्स तो पूरे ही कंसोलिडेट होंगे। ये जो गुडविल है, ये एस का अच्छा नाम है कि पी का? एस का, ठीक है। अच्छा, ये एस का एसेट है कि पी का एसेट है? मैं दोबारा पूछता हूं, ये अच्छा नाम किसका है? एस का। तो फिर अच्छा नाम एक एसेट क्यों हुआ? नहीं, बात परचेज की नहीं है, मैं पूछ रहा हूं अच्छा नाम एसेट क्यों कहें उसको? हैं? क्योंकि कल को उससे फायदा होगा ना, कस्टमर लॉयल होगा। फिर मैं सवाल दोबारा कर रहा हूं, ये जो अच्छा नाम है, ये एस का एसेट है कि पी का एसेट है? ये एस का एसेट है। तो फिर एस की बैलेंस शीट में क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि IAS 38 ने मना किया हुआ था, वरना है ये एस का एसेट। जैसे वो किसी साबुन के इश्तिहार में वो जो कीटाणु नजर नहीं ना आ रहे होंगे, कीड़े, तो वो जब खास रोशनी आएगी तो उसमें वो नजर आने लग जाएंगे। तो जो एस का अच्छा नाम है वो है एस का ही अच्छा नाम, और एस का अच्छा नाम है तो वो एस का ही एसेट है। लेकिन एस की बैलेंस शीट में नजर क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि IAS 38 ने मना किया हुआ था, वरना वो एसेट एस का है। ग्रुप बैलेंस शीट में इसलिए नजर आ गया क्योंकि ग्रुप बैलेंस शीट में अब खास रोशनी के अंदर एसेट नजर आने लग गया, लेकिन एसेट वो किसका है? एस का। जब 75% शेयर्स खरीदे तो गुडविल का आंसर 6000 निकला, और अगर सेम डाटा लिया है मैंने, और अगर 100% शेयर्स खरीदे तो अब गुडविल का आंसर 6 क्यों नहीं आ रहा? अब भी 6 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम कैलकुलेट कर ही ऐसे रहे हैं कि जितने खरीदे उसके लिए कितने ज्यादा पैसे दिए। तो थोड़े खरीदेंगे तो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो कम हैं, सारे खरीदेंगे तो ज्यादा ही होंगे ना। मैं सवाल दोहरा रहा हूं। गुडविल अच्छा नाम है, ये अच्छा नाम किसका है? एस का। तो फिर ये एसेट भी एस का है, तो उसकी बैलेंस शीट में क्यों नहीं है? क्योंकि IAS 38 ने मना किया था। ग्रुप बैलेंस शीट में इसलिए आ गया क्योंकि IFRS 3 कह रहा है आ जाए। लेकिन जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस कैलकुलेशन का आंसर इन दोनों में फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि ज्यादा पैसे दे रहा है तो टोटल डिफरेंस भी ज्यादा निकल रहा है, थोड़े पैसे दे रहा था तो टोटल डिफरेंस भी कम निकल रहा था। अब यहां पर कुछ लोगों का एतराज ये हुआ कि जब ये एस का एसेट है तो एस के बाकी एसेट्स को कंसोलिडेट करते हुए जब फर्क नहीं पड़ता कि कितने % शेयर्स हैं, तो इसको क्यों पड़ रहा है? एतराज, जब एस के सारे एसेट्स कंसोलिडेट हो रहे हैं पूरे परसेंटेज, चाहे 100% हो चाहे 75% हो, एस के एसेट्स मुकम्मल कंसोलिडेट हो रहे हैं ना, तो गुडविल भी एसेट किसका है? एस का। तो इसको भी तो पूरा हर सूरत में रहना चाहिए। परसेंटेज शेयर होल्डिंग चेंज होने से ये चेंज क्यों हो जाए? नहीं समझ आ रही बात? शेयर होल्डिंग कम हुई तो इसका आंसर कम आ गया, शेयर होल्डिंग ज्यादा हुई तो आंसर ज्यादा आ गया। अब ये ग्रुप बैलेंस शीट में दोनों सिनेरियोज में डिफरेंट आंसर आ रहा है ना, जबकि एस के बाकी एसेट्स तो चाहे ये सवाल हो चाहे ये सवाल हो वो तो पूरे ही कंसोलिडेट होंगे। तो फिर गुडविल जब एस का एसेट है तो शेयर होल्डिंग चेंज होने से यह चेंज क्यों हो जाए, जबकि एस के बाकी एसेट्स तो पहले भी पूरे उतने ही आते थे अब भी उतने ही आते हैं? ये एतराज है। पहले ये एतराज समझ आया तो बताएं, मैं फिर इसका जवाब बताता हूं जी। नेट एसेट्स में कवर कैसे हो जाते हैं? अच्छा, दफा करें लायबिलिटीज, एसेट्स की बात करते हैं। अगर एस को पूरा खरीदा है तो एस के पीपीई डेटर्स पूरी फिगर्स कंसोलिडेट होंगी, और अगर 75% खरीदा है तो भी पूरे ही होंगे। यानी एसेट्स तो एस के सारे उतने ही आ रहे हैं ना जितने 100% शेयर होल्डिंग पे आए या 75 पे आए। तो गुडविल भी तो एस का ही एसेट है, फिर ये बैलेंस शीट में क्यों थोड़ा नजर आए? कवर नहीं हो रहा, एसेट साइड की बात कर रहा हूं, इक्विटी में ना देखें ना झांके, इक्विटी में एसेट साइड पे रहें। अच्छा, तो अगर एस के वैसे कोई इंटेंजिबल एसेट आ रहे होते तो वो ना कंसोलिडेट होते? नहीं, लेकिन गुडविल अच्छा नाम है ना। किसका अच्छा नाम है? एस का। एस की बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रहा था, वो खास रोशनी में नजर आ रहा है, वो खास रोशनी ग्रुप बैलेंस शीट पे पड़ रही है, तो चलो नजर आने लग गया है ना। तो जब एस के सारे एसेट्स पूरे नजर आ रहे हैं तो फिर ये पूरा नजर क्यों नहीं आ रहा? ये एतराज।
देता हूं जवाब इसका, लेकिन एतराज ये है। हाँ अच्छा, एतराज का जवाब नहीं पूछ रहा मैं, पहले सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि एतराज समझ आया कि नहीं। एतराज ठीक है, तो इस एतराज का एक न्यूमेरिकल जवाब तो ये है कि गुडविल है अच्छा नाम, कितने रुपए का अच्छा नाम है? नहीं पता ना। अब गुडविल अच्छा नाम है, गुडविल को एस्टिमेट करने के लिए कोई ना कोई तरीका लगना चाहिए। एक तरीका यह लग रहा है कि जितने पैसे एक्स्ट्रा दिए। अब जब हम इसको ऐसा तरीका ले रहे हैं तो आंसर तो बदलना ही है। ज्यादा शेयर्स लेगा तो आंसर चेंज होगा, थोड़े शेयर्स लेगा तो आंसर चेंज होगा। तो इसलिए एतराज सही है, लेकिन यह काम भी सही है। तो इसके लिए आईएएस ने ना दो तरीके अलाउ किए। एक तरीका ये जो ये हुआ है ये सही है। एग्जाम्पल 6 में अगर आपके पास कोई एक आधी लाइन लिखने की जगह है, बल्कि जगह ही जगह आपका अपना पेज है, जैसे मर्जी लिखें, एक लाइन लिखें। एग्जाम्पल 6 के सवाल में, एग्जाम्पल 6 के सवाल में एक लाइन लिखें, जहां कहीं जगह है लिख लें। NCI इज वैल्यूड एट, एग्जाम्पल 6 के क्वेश्चन में कहीं भी जगह मिलती है तो एक लाइन लिख लें। NCI इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ आइडेंटिफाइबल net assets. NCI is valued at proportionate share of identifiable net assets. लिखी लाइन। इस लाइन का मतलब ये है कि एनसीआई की आपने वैल्यू कैसे कैलकुलेट की। देखें एनसीआई की ना हमने वैल्यू ये निकाली है, उसके बाद मजीद आने वाले प्रॉफिट्स में हिस्सा ऐड करके ईयर एंड की वैल्यू निकाली। तब की वैल्यू कैसे निकाली, ये कैसे निकाला? 60,000 जो कि उस वक्त नेट एसेट्स थे, उस पर प्रोपोर्शन ही लगाया ना। इसको कहते हैं एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर। यानी जो एग्जांपल 6 में किया है, एक आईएएस की तरफ से अलाउड तरीका ये है। दूसरा अलाउड तरीका ये है, देखें एग्जांपल 7, सेम डाटा एग्जांपल 6 वाला, सेम डाटा एग्जांपल 6 वाला, एक्सेप्ट सारा डाटा वही है, बस जो चेंज है वो बता रहा हूं। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट 17,000, 17,000। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट 17,000। और अगली लाइन लिखें, एनसीआई इज वैल्यूड एट, एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू, एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। है जी, एग्जाम्पल 6 वाला सारा डाटा है, बस चेंज मैंने दो लाइनें कराई हैं। एक मैंने लाइन लिखवाई है एनसीआई के फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन 17,000 रुपए थी, और एक लाइन मैंने लिखवाई है एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। चलें अब मैं करने लगा हूं सोल्यूशन। एग्जाम्पल 7 का सोल्यूशन कर रहा हूं। पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट कितने की जी? 51,000। इस सवाल में ये जो आंसर निकला है, ये एस का मुकम्मल अच्छा नाम है? नहीं, मुकम्मल अच्छा नाम कितना था? 8। लेकिन ये तब निकलता अगर सारे शेयर्स खरीदे होते तो। ये मुकम्मल इसलिए नहीं निकल सका क्योंकि ये कैलकुलेशन 75% पे बेस्ड है। तो पेरेंट को ये तो नहीं कहेंगे कि जाओ 25 और खरीदो, उसने तो 75 खरीदे, लेकिन एक कैलकुलेशन की जाएगी कि पेरेंट ने तो खरीदे इतने रुपए के 75%। उस वक्त किस वक्त? उस वक्त अगर बाकी के 25% भी कोई खरीदता तो कितने के खरीदता? अगर उस वक्त किस वक्त? अगर उस वक्त बाकी के 25% शेयर्स भी कोई खरीदता, या चलो कह लें कि उस वक्त बाकी 25% भी मार्केट में जाके बेचते, तो कितने के बेचते? इसको कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट।
जो मैंने बताई है 17,000, ये दी होगी सवाल में। अच्छा, अब जब मैंने 51 और 17 दोनों लिख दिए ना, तो अब हम इस दोनों के टोटल को कहेंगे कि पूरी कंपनी एस की इक्विटी बिकती तो इतने की बिकती, इतने की बिकी, और बाकी भी बिकती तो इतने की। अब जब इसमें से मैं माइनस करूंगा तो 60,000 का 75% माइनस करेंगे, फिर पूरा 60 माइनस होगा। कैपिटल 36, प्रीमियम 4, अदर रिजर्व्स 6, रिटेन्ड अर्निंग्स 14। तो अब 60,000 पे 75 नहीं लगा ना, पूरा 60,000 यहां से माइनस करना है। अब गुडविल क्या आएगी? 8,000। इसको फुल गुडविल मेथड भी कहते हैं, फुल गुडविल मेथड। अब इस मेथड में फायदा क्या हुआ कि हमें एस का पूरा अच्छा नाम नजर आ गया। इसको फुल गुडविल मेथड भी कहते हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया एग्जांपल 7 में, जो नया काम किया, गुडविल की वर्किंग अब 6 वाले से चेंज हो गई ना। सामने ये दोनों नजर आ रहे हैं स्क्रीन में, ये दोनों हैं। ये एग्जांपल 6 का सॉल्यूशन है। इसमें और उसमें क्या फर्क पड़ा है? हमने एनसीआई की फेयर वैल्यू की एक फिगर डाली, जिसकी वजह से ये जो 75 माइनस कर रहे थे, ये पूरा पूरा माइनस कर दिया। तो उसका एंड रिजल्ट क्या निकला? वो जो अधूरी गुडविल नजर आ रही थी, अब वो पूरी नजर आनी शुरू हो गई। ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल का सॉल्यूशन आगे बढ़ाएं। ये यही रहेगा या चेंज हो जाएगा? अदर रिजर्व्स की कैलकुलेशन, रिटेन अर्निंग्स सेम रहेगी। एनसीआई चेंज ऐसे हो जाएगी कि पहले हमने एनसीआई की उस वक्त की वैल्यू कैसे निकाली थी? 60,000 का 25, जबकि अब हम अपनी गुडविल की कैलकुलेशन में इसको 17,000 वाला समझ रहे हैं। तो अब हमें एनसीआई की वर्किंग में यहां पर 17,000 लिखना पड़ेगा, और उससे ये टोटल 22 हो जाएगा। नहीं, हाँ, समझ नहीं आई? ये जो 17 लिखा है, जो टोटल 22 किया, पहले यहां 15 लिखा हुआ था। 15 कैसे लिखा था? इस 60,000 का 25%। अब हम एनसीआई को एक वैल्यू की नजर दे रहे हैं। अब वैल्यू दे रहे हैं कि एक्विजिशन डेट पे इस एनसीआई के हिस्से की इतनी हैसियत थी, और इसी को हमने फिर गुडविल की वर्किंग में इस्तेमाल किया। तो जब हमारी नजर में एनसीआई उस वक्त इतनी वर्थ का था, तो यही वाली लाइन तो हम यहां लिख रहे होते हैं। इस वर्किंग का मतलब यह है कि एनसीआई तब कितना था, प्लस बाद में मजीद कितना इजाफा हुआ। तो अब एनसीआई तब कितनी थी? 17,000। अब जो एग्जांपल 6 का सॉल्यूशन था, उसको कहते हैं एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर, और ये जो एग्जांपल 7 का सॉल्यूशन है, इसको कहते हैं एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। अब ये दो मेथड्स हैं जो आईएएस ने अलाउ किए हैं। आपको एग्जामिनर बताएगा कौन सा वाला पूछ रहा है। तो इस एग्जांपल 7 से सवाल पे फर्क कहां कहां क्या क्या पड़ेगा? गुडविल की वर्किंग में यहां पर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी आ जाएगी ये, और इस वजह से पूरे की पूरी इक्विटी माइनस होगी। एक ये फर्क पड़ेगा, और दूसरा फर्क ये पड़ेगा कि यही वाली एनसीआई की लाइन इस वर्किंग में ये पहली लाइन की जगह आ जाएगी, और बाकी ग्रुप बैलेंस शीट वैसी बनेगी। सिर्फ गुडविल का फिगर चेंज होगा, वो 6 की जगह 8 और ये 20 की जगह 22। अच्छा, ये मैंने आपको ना अब कंप्लीट कर दिया कंसोलिडेशन का बेसिक प्रोसीजर। कल से मैं ये करूंगा कि इसमें बताऊंगा आपको एडजस्टमेंट्स, और उन एडजस्टमेंट्स में इस बात का ध्यान रखेंगे कि अभी तक जितना भी पढ़ा है, अभी तक जितना भी पढ़ा, हम पी और एस की बैलेंस शीट में मौजूद फिगर्स को या तो प्लस कर रहे थे या आपस में नेट कर रहे थे। खुद से कोई फिगर नहीं डाली थी सिवाय इस आखिरी वाली बात के। लेकिन अब जो हम अब से ऑनवर्ड पढ़ेंगे, वो एडजस्टमेंट्स होंगी जो अकाउंटेंट स्पेशली खुद क्रिएट करके अब ग्रुप बैलेंस शीट में डाला करेगा। यानी पी और एस ने उनको रिकॉर्ड नहीं किया होगा, उनका करना बनता भी नहीं था। ये होंगी अब जो मैं एडजस्टमेंट्स के तौर पे पढ़ाऊंगा। अब तक हमने सिर्फ ये सीखा है कि पी और एस की बैलेंस शीट ईयर एंड पे बन गई, उनको मिला के ग्रुप बैलेंस शीट बनाने का तरीका क्या है। तो तरीका क्या है? गुडविल की वर्किंग, अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग की वर्किंग, एनसीआई की वर्किंग, और बाकी सारे पी और एस के एसेट्स कंसोलिडेट। जी, गिवन होगा। मैक्सिमम क्या होगा कि पर शेयर गिवन हो सकता है?
पिछले में कहा था एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर। जी, एक सवाल होमवर्क, एक सवाल इसी के लिए दे रहा हूं ना, इसी के लिए एक सवाल दे रहा हूं। क्वेश्चन 4, ये सिंपल क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ग्रुप बैलेंस शीट में वर्ड इन्वेस्टमेंट लिखना आराम है, फिर जो पेरेंट की एस में इन्वेस्टमेंट है वो हटानी है, अगर कहीं और कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो आएंगी। तो प्रैक्टिस, ये सिंपल क्वेश्चंस के अंदर पेज नंबर 14 क्वेश्चन 4 करिएगा। कल से इंशाल्लाह मैं एडजस्टमेंट्स कराता हूं इसकी। ठीक है जी, जाएं।